आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेंड करने की कोशिश करो। साथ ही साथ आप YouTube चैनल को, वेदा कैरियर इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। तो चलो हम शुरू करते हैं। 12th पार्ट में आप सभी का स्वागत है। एक बार सभी को जय हिंद। शुरू करते हैं हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो पिछले कल मैंने आपको कल के जो एमसीक्यू टॉपिक में आपको एक क्वेश्चन दिया था, आप लोगों में से कौन कौन ने इसका आंसर दे दिया है। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील विद द गार्डन क्रॉप्स इज रिफर्ड एज। क्लियर? कृषि विज्ञान की वह शाखा जो उद्यान फसलों से संबंधित है उसे कहते हैं। क्लियर? तो आप लोग फटाफट आंसर देने की कोशिश करो। जय हिंद बच्चों, सभी को जय हिंद। इसका आंसर दो पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने कल ही दे दिया था इस आंसर को। क्लियर? तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो है सी। क्लियर? करेक्ट आंसर आपका क्या है? सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ड आया गार्डन क्रॉप्स। केवल क्रॉप नहीं है, क्या है? गार्डन क्रॉप्स मीन्स उद्यानिकी फसलें, ये जिनको आप क्या बोल सकते हो? उद्यानिकी फसल। तो उद्यानिकी क्रॉप्स का हम जो स्टडी करते हैं वो किस में करते हैं? तो वो करते हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर। क्लियर? अब यहाँ पर अलग अलग ब्रांच लिखी है, तो अलग अलग ब्रांच में सबसे पहले आप अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा है? पैथोलॉजी। तो इनका भी पता होना चाहिए इनमें क्या स्टडी करते हैं। क्लियर? इनके बारे में भी हमको क्या करना है? थोड़ी ब्रीफ स्टडी करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले आपका जो आता है वो है पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी ह्यूमन के लिए भी होता है और प्लांट्स के लिए भी होता है। एनिमल में भी पैथोलॉजी का उपयोग करते हैं और आपका प्लांट साइंस या फिर एग्रीकल्चर के अंदर भी पैथोलॉजी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर अगर एग्रीकल्चर के अंदर स्टडी करते हैं तब हम इसको क्या कहेंगे? प्लांट पैथोलॉजी या फाइटोपैथोलॉजी। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखना। तो इसमें क्या करते हैं? तो पैथोलॉजी के अंदर पौधों के अंदर जो रोग पैदा करने वाले जो पैथोजेंस होते हैं, क्लियर, पौधों के अंदर जो डिसीज पैदा करने वाले जो पैथोजेंस होते हैं या फिर पौधों के अंदर जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, क्लियर, उनकी स्टडी करते हैं और उनसे जो अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां होती है, क्लियर, वो बीमारियों का भी अध्ययन करते हैं। तो इसमें दोनों प्रकार की डिसीज आती है। एक तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जो जीवित जीव होते हैं, उनसे जो बीमारियां होती है, क्लियर, उनको हम वास्तविक बीमारियां कहते हैं, जैसे फंगस से होने वाली बीमारी या फिर नेमेटोड से होने वाली बीमारी। फिर अगर आप देखो तो बैक्टीरिया से, विषाणु से, तो अलग अलग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे जो डिसीजेज होती है उनको हम पौधों की वास्तविक डिसीज कहते हैं। लेकिन दूसरा ये भी ध्यान रखना कि पैथोलॉजी के अंदर दैहिक विकार भी आता है जिसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर का अध्ययन भी हम पैथोलॉजी के अंदर करते हैं। लेकिन ये जो नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं या फिर जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब जैसे एटमॉस्फेयर के कारण अगर कुछ हो रहा है, प्लांट पे कोई डिसीज हो रही है, टेम्परेचर के कारण कुछ हो रहा है, ह्यूमिडिटी के कारण अगर कुछ हो रहा है, वाटर के कारण कुछ हो रहा है, अगर प्लांट के अंदर कोई डिसऑर्डर दिख रहा है, या फिर देखें हम जो न्यूट्रिशंस हैं, पोषक तत्व है, उनकी कमी या अधिकता से अगर कोई सा आपको प्लांट के अंदर डिसऑर्डर दिख रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? कुल मिला के पौधों के अंदर जो बीमारियां पैदा होती है उनका कारण खोजा जाता है। क्लियर? किसके द्वारा हो रही है, उसका लाइफ साइकिल कैसा है, उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, उसके सिम्टम्स क्या है, ये सभी का स्टडी हम किस में करते हैं? प्लांट पैथोलॉजी के अंदर करते हैं। प्लांट पैथोलॉजी को फाइटोपैथोलॉजी भी कहा जाता है। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना कि वर्ल्ड में जो है प्लांट पैथोलॉजी का जो फादर कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है एंटोन डी बेरी को। एंटोन डी बेरी को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का फादर या जनक कहा जाता है डी बेरी को। ये चीज ध्यान रखना। लेकिन अगर भारत में अगर बोलो कि भारत में या भारतीय जो पादप रोग विज्ञान है या प्लांट पैथोलॉजी है इंडियन, उसमें अगर आप बोलो तो जो पैथोलॉजी का जो जनक माना जाता है वो किसको माना जाता है? तो वो है बटलर। बटलर को प्लांट पैथोलॉजी का जनक माना जाता है, लेकिन इंडिया में इंडियन। क्लियर? दूसरा, हाँ, हमारे साथ जुड़ गए निहाल वर्मा जी, पटीदार जी, वासुरे जी। दूसरा ये भी ध्यान रखना कि इनमें दोनों चीजों का अध्ययन करते हैं, नहीं तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिसीज होती है उसी का स्टडी करते हैं। जो नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं उनका भी इसी पैथोलॉजी के अंदर ही हम क्या करते हैं? स्टडी
करते हैं। तो यह है पैथोलॉजी ब्रांच। फिर एंटोमोलॉजी, तो एंटोमोलॉजी में आप सभी जानते हो एंटोमोलॉजी की भी दो ब्रांच है। एक तो आप अगर देखोगे तो जैसे मनुष्य और जीवों के अंदर जो रोग पैदा करते हैं वो वाली एंटोमोलॉजी, जिसको ह्यूमन एंटोमोलॉजी कहा जाता है। दूसरा जो है वो प्लांट एंटोमोलॉजी, मतलब पौधों पर जो कीट जिनका आक्रमण होता है या फिर पौधों से रिलेटेड संबंधित जो लाभदायक और हानिकारक जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका अध्ययन हम किस में करते हैं, तो वो प्लांट एंटोमोलॉजी के अंदर करते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। तो यहां पर ध्यान रखना भैया, एंटोमोलॉजी में भी दो प्रकार के इंसेक्ट का स्टडी करते हैं, एक तो हार्मफुल और एक बेनिफिशियल। हार्मफुल क्या होते हैं, ऐसे इंसेक्ट जिनसे फसल को नुकसान पहुंचता है, क्लियर, उनको आप हार्मफुल एंटोमोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। और बेनिफिशियल एंटोमोलॉजी जो होती है उसके अंदर क्या करते हैं, तो जो लाभदायक है, लाभदायक जैसे मान लो मधुमक्खी है, रेशम कीट है, लाख कीट है, क्लियर, इनका जो अध्ययन करते हैं वो किसके अंदर करते हैं, तो जो लाभदायक कीट विज्ञान जो होता है उसके अंदर इसका अध्ययन करते हैं। टोटल मिला के फसलों से संबंधित जो चाहे वो लाभदायक इंसेक्ट हो चाहे हानिकारक इंसेक्ट हो, उनका जो स्टडी करते हैं वो एंटोमोलॉजी के अंदर करते हैं। ये ब्रीफली मैंने आपको बताया है। हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर का ध्यान रखना भैया, हॉर्टिकल्चर में एक तो फलों का अध्ययन करते हैं, क्लियर, फल भी आ गए इसमें। फिर जितने भी फूल वाले पौधे जिनसे हमको फूल मिलते हैं, फूल वाले पौधों को भी अध्ययन करते हैं। फिर जो सजावटी होते हैं, सजावटी मीन्स ऑर्नामेंटल, क्लियर, जो सजावटी फूल वाले या फिर पेड़ पौधे हैं, लताएं हैं, क्लियर, क्लिम्बर्स हैं, उन सभी का अध्ययन हम किस में करते हैं, तो वो हम करते हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर करते हैं। साथ ही साथ इसमें फल व सब्जी परिरक्षण इसका भी अध्ययन करते हैं। और साथ ही साथ इसमें सब्जियों का भी क्या करते हैं, सब्जियों का भी अध्ययन किया जाता है। तो ये जो होता है ये आपका क्या है, मतलब उद्यानिकी विज्ञान, हॉर्टिकल्चर। तो उद्यानिकी फसलों का अध्ययन हम हॉर्टिकल्चर के अंदर करते हैं। फिर लास्ट आपका जो है एग्रोनॉमी, तो एग्रोनॉमी के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं, तो एग्रोनॉमी के अंदर हम अध्ययन करते हैं ऐसी फसलें जिनसे हमें खाद्य पदार्थ मिलते हैं, क्लियर, फूड मटेरियल मिलता है, साथ ही साथ जिनसे हमको रेशा मिलता है, फाइबर मिलता है। फिर जो ईंधन वाले जो जिनसे ईंधन के रूप में भी, जैसे मान लो आप अगर जट्रोपा, क्लियर, तो जट्रोपा का अध्ययन भी आप किस में करते हो, एग्रोनॉमी के अंदर ही करते हो। इनसे आपको बायोडीजल मिलता है। फिर जैसे अरंडी है, क्लियर, कैस्टर क्रॉप है, क्लियर, और भूमि को बचाने वाली जो क्रॉप है, मीन्स सॉइल इरोजन को जो कंट्रोल करने वाली क्रॉप्स है, और साथ ही साथ जो हरी खाद होती है, ग्रीन मैन्योर्स होती है, उन सभी का अध्ययन हम किस में करते हैं, एग्रोनॉमी के अंदर करते हैं। मीन्स फसलों का अध्ययन हम किस में करते हैं, एग्रोनॉमी या शस्य विज्ञान के अंदर करते हैं। एग्रोनॉमी के जनक या फादर कौन है, तो आप बताओ भैया, एग्रोनॉमी के फादर कौन है, बताओ फटाफट, आप लोग चैट सेक्शन में लिखो, फादर ऑफ एग्रोनॉमी बताओ, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, हु इज द फादर ऑफ एग्रोनॉमी, फटाफट चैट सेक्शन में लिख के बताओ। पीटर ड्रेकेसेंजी, हाँ बढ़िया, बहुत सही आंसर, पीटर ड्रेकेसेंजी, क्लियर। एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर की ही ब्रांच होती है, ये जितने भी है ये सब एग्रीकल्चर की ही ब्रांच होती है, बहुत सारी ब्रांच है एग्रीकल्चर के अंदर, क्लियर। तो यहाँ आपको जो 4 लिखी है सभी एग्रीकल्चर की ब्रांच है। तो एग्रीकल्चर के जनक भी आपको पता होना चाहिए कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, क्लियर, आधुनिक कृषि का जनक किसे माना जाता है, इस चीज का भी आपको पता होना चाहिए। तो आधुनिक एग्रीकल्चर का जो जनक माना जाता है वो किसको माना जाता है, मॉडर्न एग्रीकल्चर का जो जनक है वो है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को आधुनिक एग्रीकल्चर का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है एग्रीकल्चर का, क्लियर। और इन्होंने, आप सभी को पता है भैया, इन्हें ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है हरित क्रांति का जनक। इस चीज को भी आप ध्यान रखना, क्लियर। और इनको जो नॉर्मन ई बोरलॉग है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, नॉर्मन ई बोरलॉग, क्लियर। इनको 1970 में क्या मिला है, तो इनको नोबेल प्राइज मिला है, क्लियर, नोबेल प्राइज, क्लियर। किस क्षेत्र में मिला है, तो वो मिला है इनको शांति या पीस के क्षेत्र में, क्लियर। किस क्षेत्र में मिला है,
पीस या शांति के क्षेत्र में मिला है। तो एक बात और ध्यान रखना भैया, ये नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है ये किसकी याद में दिया जाता है, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो अल्फ्रेड नोबेल जो वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले डायनामाइट की खोज की थी, क्लियर, अल्फ्रेड नोबेल, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, डायनामाइट को खोजा था। और डायनामाइट की खोज के कारण जब इनको लगा कि भैया इसका जो है लोग दुरुपयोग करेंगे, क्लियर, तो फिर बाद में जो है लगभग 1893 से, क्लियर, 1896 से नोबेल प्राइज दिया गया है, क्लियर। मतलब इन्हीं की याद में जो है अल्फ्रेड नोबेल है जिन्होंने डायनामाइट की खोज की, इन्होंने अपनी पूरी पूंजी को क्या किया है, एक ट्रस्ट के रूप में बनाया और उस पूंजी से क्या है, हर साल नोबेल प्राइज दिया जाता है अलग अलग क्षेत्र में। खेल को छोड़कर सभी क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है। और नोबेल प्राइज कौन सा देश देता है, तो वो ध्यान रखना, वो स्वीडन देता है, क्लियर। लेकिन इसमें शांति के क्षेत्र में जो देता है वो नॉर्वे देता है, क्लियर। तो ये आप थोड़ा सा इसमें जो है कंफ्यूजन क्लियर कर लेना। हाँ, मदर टेरेसा को भी दिया है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, मदर टेरेसा को भी दिया। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर डज नॉट कंटेन नाइट्रोजन, निम्न में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन नहीं होता है, क्लियर। तो आपके सामने ये चार आंसर है, पहला है डीएपी, दूसरा है म्यूरेट ऑफ पोटाश एमओपी, नेक्स्ट है अमोनियम सल्फेट और नेक्स्ट है यूरिया। तो आप लोग बताओ भैया इसमें से किस में आपको नाइट्रोजन नहीं दिख रहा है, किस में आपको नाइट्रोजन नहीं दिख रहा है वो बताओ, आप फटाफट आंसर बताओ। ABCD आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आप सही आंसर को क्या करो, चूज करो और बताओ फटाफट। हाँ, आप में से कई लोगों के आंसर आ चुके हैं, क्लियर। तो यहाँ पर हम देखते हैं आंसर, क्लियर। देखो पहला आपका जो आंसर है, क्लियर, पहला जो आंसर है वो है डीएपी, क्लियर। डीएपी का फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, क्लियर। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें नाइट्रोजन कितना होता है, 18%, फॉस्फोरस कितना होता है, इसमें 46% होता है, और पोटेशियम जो होता है वो होता है 0, क्लियर। तो आपको तो बताना है किसमें नाइट्रोजन नहीं है, क्लियर। तो इसमें तो नाइट्रोजन है भैया, कितना है, 18%। तो इसको तो आपको हटा दोगे, ये वाला आंसर आपका इनकरेक्ट है, क्लियर। दूसरा आपका जो आता है वो है MOP मींस म्यूरेट ऑफ पोटाश, क्लियर। म्यूरेट ऑफ पोटाश को ध्यान रखना भैया, इसको पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड भी कहा जाता है, क्लियर। और इसका जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र, वो है KCl, क्लियर। क्या है सूत्र, KCl, ये चीज ध्यान रखना, क्लियर। तो यहां पर जो पोटेशियम क्लोराइड है, तो पोटेशियम क्लोराइड का ध्यान रखना भैया, इसको म्यूरेट ऑफ पोटाश भी कहा जाता है और इसका दूसरा नाम है पोटेशियम क्लोराइड। कई बार यही क्वेश्चन पूछा है, आया ना समझ में, कि म्यूरेट ऑफ पोटाश का या MOP का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम जो होता है वो है पोटेशियम क्लोराइड। अब इसमें अगर देखो तो आपका नाइट्रोजन जो होता है वो है 0, फॉस्फोरस वो भी 0 है, पोटेशियम ध्यान रखना ये होता है 60%, कितना होता है, 60%। तो यहां ध्यान रखना, पोटेशियम क्लोराइड में अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन आपका नहीं है, फॉस्फोरस भी नहीं है, केवल क्या है, पोटेशियम इसमें होता है, वो भी कितना होता है, 60% होता है। अब पोटेशियम उर्वरक के बारे में ध्यान रखना, जो पोटेशियम उर्वरक होते हैं भारत में पोटेशियम उर्वरक का निर्माण नहीं होता है, हम पूर्ण रूप से क्या करते हैं, ये विदेशों से इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। पोटेशियम फर्टिलाइजर जो है उनका निर्माण भारत में नहीं होता है, क्यों, क्योंकि भारतीय मृदा के अंदर सबसे ज्यादा पोटेशियम की मात्रा पर्याप्त पाई जाती है, क्लियर। और इसकी इतनी कमी भी नहीं होती है, यही कारण है कि इसको बनाने में खर्च करने के बगैर क्या करते हैं, हम इसको विदेशों से क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत कम मात्रा में लगता है तो विदेशों से इंपोर्ट कर लिया जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा है कि कौन सा फर्टिलाइजर भारत में नहीं बनाया जाता है, तो उस चीज को ध्यान रखना। तो भारत में कौन सा उर्वरक नहीं बनाया जाता है, तो वो है पोटेशियम क्लोराइड, KCl, जिसको आप म्यूरेट ऑफ पोटाश भी कहते हो, और इसमें केवल क्या होता है, पोटेशियम ही होता है, इसके अलावा दूसरा कोई सा भी कंटेंट इसके अंदर नहीं होता है, क्लियर। तो ये आपका जो है ये करेक्ट आंसर है, क्लियर, म्यूरेट ऑफ पोटाश या MOP, क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं अमोनियम सल्फेट, क्लियर, अमोनियम सल्फेट।
तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो अमोनियम सल्फेट है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अमोनियम वर्ड लग रहा है, नाइट्रोजन जैसा वर्ड नहीं लग रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर अमोनियम सल्फेट में जो नाइट्रोजन है वो अमोनिकल रूप में, किस फॉर्म में, अमोनिकल फॉर्म में है। साथ ही साथ क्या होता है, इसमें सल्फर भी होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये वाला आपका जो आंसर है अमोनियम सल्फेट इसमें तो नाइट्रोजन आपकी प्रेजेंट है। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि अमोनियम सल्फेट के अंदर नाइट्रोजन होता है और साथ ही साथ सल्फर भी इसके अंदर होता है। क्लियर, सल्फर क्या है, वो द्वितीयक तत्व है, आया ना समझ में। सल्फर क्या है, वो सेकेंडरी न्यूट्रिशन होता है। तो यहाँ पर लगभग 21% आपका क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, और 24% जो होता है वो आपका सल्फर होता है। इस चीज को ध्यान रखना, कितना होता है इसमें, लगभग 24% सल्फर पाया जाता है। तो अगर इसका उपयोग करोगे, ये दलहनी फसलों के लिए नाइट्रोजन देने का अच्छा उर्वरक है। कभी कभी आपको अगर क्वेश्चन पूछ ले, यही क्वेश्चन अगर दे दे और बोले कि दलहनी फसलों में कौन सा उर्वरक नाइट्रोजन देने के लिए कौन सा उर्वरक बेस्ट है, क्लियर, तो नाइट्रोजन देने के लिए इन सभी में अगर देखोगे तो अमोनियम सल्फेट बेस्ट है। क्योंकि जो ऑयल क्रॉप होती है, मींस तिलहन फसलें, ऑयल सीड क्रॉप्स जो होती है, तिलहन क्रॉप्स होती है, उनके अंदर अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन के साथ साथ उनको सल्फर की भी आवश्यकता होती है। कारण, क्योंकि सल्फर से क्या होता है, ऑयल परसेंटेज इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अमोनियम 21% इसमें नाइट्रोजन अमोनिकल फॉर्म में होता है, साथ ही साथ सल्फर भी होता है। तो नाइट्रोजन के साथ साथ ये क्या करेगा, सल्फर भी देगा। इस चीज को ध्यान रखना, क्लियर। फिर नेक्स्ट आपका जो फर्टिलाइजर है वो है यूरिया। यूरिया में केवल नाइट्रोजन होता है, कितना, 46%, और 46% नाइट्रोजन होता है। यहां पर जो होता है ये कौन से फॉर्म में होता है, CONH2। इस फॉर्म को क्या कहा जाता है, एमाइड, क्लियर, एमाइड रूप में। यहां पर आपको जो नाइट्रोजन मिलेगा वो कौन से फॉर्म में मिलेगा, तो यहां पर नाइट्रोजन आपको मिलेगा वो अब एमाइड के रूप में मिलता है। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये अलग अलग आपके जो उर्वरक थे, क्लियर, इनके बारे में हमने थोड़ा सा जो है ब्रीफली स्टडी किया है। अब यहां पर उर्वरक के बारे में थोड़ा सा हम जो है थोड़ा अंदर भी जाते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर से वो ज्यादा करके पूछता है कि कौन सा जो उर्वरक है उसमें नाइट्रोजन किस फॉर्म में होती है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको यूरिया में बताया कि यूरिया में नाइट्रोजन किस फॉर्म में होती है, एमाइड फॉर्म में होती है, क्लियर। ऐसे कैसे अमोनियम सल्फेट के अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो अमोनिकल फॉर्म में होती है, क्लियर। डीएपी के अंदर तो डाई अमोनियम फॉस्फेट, तो यहां पर भी जो नाइट्रोजन है वो अमोनिकल फॉर्म में होती है। और एमओपी के अंदर तो बिल्कुल नाइट्रोजन नहीं है। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि पौधा, ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिसको पौधा दोनों फॉर्म में लेता है। दोनों फॉर्म मतलब केटायन और एनायन, क्लियर। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि ऐसा कौन सा पोषक तत्व है। 17 पोषक तत्व आपने पढ़े हैं। पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है, 17 है। अर्नान और स्टाउट ने ये दिया है, बताया कि पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या क्या है, 17 है। फिर अर्नान और स्टाउट ने क्राइटेरिया भी दिया है, आपको पता होगा, एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिशन, क्लियर। तो पौधों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व है उसकी आवश्यकता के लिए एक क्या दिया है, क्राइटेरिया दिया है, क्लियर, जिसको हम बोलते हैं अनिवार्यता की कसौटी, क्लियर। तो 3 क्राइटेरिया इसके अंदर उन्होंने क्या किए हैं, दिए हैं। वो 3 क्राइटेरिया में पहला क्राइटेरिया क्या है, तो पहला क्राइटेरिया ये होता है कि ऐसा पोषक तत्व जिसकी कमी से पौधा अपना जीवन चक्र कंप्लीट नहीं कर पाएगा, उसको हम आवश्यक पोषक तत्व कहेंगे। दूसरा, अगर किसी पोषक तत्व की कमी हो तो उसी को देने से उसकी पूर्ति हो, ये दूसरा क्राइटेरिया। और तीसरा क्राइटेरिया कि ऐसा पोषक तत्व जिसका संबंध पौधे की जो उपापचयन या मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है उनसे डायरेक्ट हो, आए ना समझ में। मीन्स प्लांट की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस, जो एक्टिविटी होती है, क्रियाएं होती है, उनमें उस पोषक तत्व का सीधा या डायरेक्ट संबंध होना चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरिया होते हैं। ये तीनों क्राइटेरिया जब उन्होंने दिए तो उन्होंने बेस या आधार किसको माना, तो वो माना मोलिब्डेनम को। ये क्वेश्चन कई बार पूछा आता है कि जो पौधों के लिए जो अनिवार्यता की कसौटी दी गई तो उसके लिए कौन से पोषक तत्व को आपका बेस माना गया, तो वो माना गया मोलिब्डेनम को, क्लियर। मोलिब्डेनम पौधे 17 में से मोलिब्डेनम एक ऐसा पोषक तत्व है जिसको अल्ट्रा
माइक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है, अति सूक्ष्म पोषक तत्व। मतलब पौधे को 17 में से सबसे कम कौन सा लगता है, तो सबसे कम लगता है यही मोलिब्डेनम। क्लियर, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये मैंने आपको यहां पर बताया है। क्लियर। फिर नाइट्रोजन अलग अलग फॉर्म में मिलता है, तो एक मैंने आपको बताया NH4+ और NO3-। तो मैक्सिमम जो प्लांट है वो नाइट्रोजन को इसी फॉर्म में लेते हैं। किस फॉर्म में, नाइट्रेट फॉर्म में ही मैक्सिमम प्लांट, क्लियर, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को इस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन जो आपको मैंने बताया है कि भैया धान, क्लियर, जिनमें हम क्या करते हैं, रिडक्शन जोन बनाते हैं। रिडक्शन जोन मतलब कीचड़ बनाते हैं, पडलिंग करते हैं। क्लियर। या फिर ऐसी फसलें जो जलमग्न अवस्था में होती है, मतलब पानी में डूबकर जिनको या पानी में उगाया जाता है। तो ऐसी फसलें एक धान है, एक जूट है, और आलू भी क्या करती है, कभी कभी क्या नाइट्रेट में भी लेती है और अमोनिकल फॉर्म में भी लेती है। तो 3 फसलें ऐसी है जो नाइट्रोजन को अमोनिकल फॉर्म में लेती है। या फिर आपको अगर पूछ ले कि जलमग्न दशा में अगर किसी फसल को हम लगाएंगे तो ऐसी स्थिति में वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करने की क्षमता रहेगी उसके अंदर, तो अमोनिकल फॉर्म में एब्जॉर्ब करने की क्षमता रहेगी। और यही फॉर्म आपका जो होता है ये किस में होता है, ये जो रिडक्शन जोन जो होता है, क्लियर, रिडक्शन जोन मींस अपचयित क्षेत्र। अपचयित क्षेत्र के अंदर आपको नाइट्रोजन इसी रूप में मिलती है। और ये रूप जो होता है, ये सॉइल पार्टिकल जो होता है, मृदा का जो कण होता है, उस पर क्या हो जाता है, इस पर अधिशोषित हो जाता है। और अधिशोषित होने के कारण इसकी लीचिंग द्वारा हानि नहीं होती। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन से क्षेत्र में नाइट्रोजन की हानि को रोका जा सकता है लीचिंग से, तो वो है रिडक्शन जोन। क्लियर। रिडक्शन जोन में चूंकि नाइट्रोजन का अपचयन होता है और अपचयन होकर वो कौन से फॉर्म में चेंज हो जाती है, अमोनिकल फॉर्म में चेंज हो जाती है। अमोनिकल फॉर्म में ये जो चेंज होती है तो इसकी मोबाइलिटी कम हो जाती है, मतलब ये सॉइल पार्टिकल पे क्या हो जाती है, चिपक जाती है। और चिपकने के बाद ये पानी में घुलकर फिर लीचिंग नहीं होगी। तो इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर। रिड्यूस्ड जोन। और ऑक्सीजन की नाइट्रोजन की हानि किस में होती है, तो वो ऑक्सीकृत जोन या ऑक्सीडाइज्ड जोन में होती है। क्लियर। जहां पर पानी नहीं भरा होता है। सामान्य जो फसल लगाते हैं, सामान्य खेत के अंदर आपका नाइट्रोजन का हानि क्या होगा, पानी में घुलकर, क्यों, क्योंकि ये पानी में घुलता है और पानी में H2O से घुलकर क्या बना लेगा, ये बना लेगा HNO3, नाइट्रिक अम्ल। और नाइट्रिक अम्ल आपको पता है भैया पानी में घुलनशील होता है और घुलकर ये पानी के साथ निचली स्तरों में चले जाएगा। तो इस फॉर्म में नाइट्रोजन की हानि होती है ऑक्सीकृत जोन में। क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, यहां पर यूरिया के बारे में ध्यान रखना भैया कि जितने भी उर्वरक या फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सब फर्टिलाइजर्स कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। क्लियर। कैसे होते हैं, सब इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं। लेकिन यहां आप जो यूरिया को देख रहे हो, यूरिया एकमात्र ऐसा उर्वरक है जो कैसा है, वो कार्बनिक या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा जो पोषक तत्व है वो कौन सा उर्वरक है जो कि ऑर्गेनिक फॉर्म में पाया जाता है या कार्बनिक रूप में होता है। तो वो कार्बनिक उर्वरक कौन सा होता है, केवल एक होता है, वो है यूरिया। बाकी जो खादें होती, जितनी मैन्युअर्स होती, वो सब ऑर्गेनिक है। जैसे आप अलग अलग प्रकार की खलियां बोलो, हरी खाद बोलो या कंपोस्ट बोलो, FYM बोलो, वर्मी कंपोस्ट, ये सब आपकी ऑर्गेनिक मैन्युअर है जिनको जीवांश खादें कहा जाता है। लेकिन हाँ, फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं तो फर्टिलाइजर में अगर आप देखोगे तो आपका जो यूरिया है वो एकमात्र ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। दूसरा एक बात और ध्यान रखना, एक उर्वरक का अगर आपने नाम सुना होगा केन। क्लियर। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसके बारे में भी पता होना चाहिए, भी अधिकतर पूछा जाता है। बताओ केन को क्या बोलते हैं भैया, चैट सेक्शन में लिख के बताओ। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का दूसरा नाम क्या है, केन का दूसरा नाम क्या है, फटाफट बताओ। हाँ, तो कई लोगों ने बोला है, क्या बोलते हैं इसको, किसान खाद। क्लियर। हाँ, क्या बोलते हैं, किसान खाद बोलते हैं। और क्या इसका एक और नाम है, क्लियर, वो भी बताओ। हाँ, वर्मा जी ने बताया बिल्कुल, क्या बोलते हैं इसको, सोना खाद भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, सोना खाद। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो नेचर होता है वो होता है उदासीन।
क्या होता है, उदासीन। ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब आप अगर जमीन में डालोगे तो ना तो जमीन आपकी कैसी होगी, अम्लीय होगी, ना ही क्षारीय होगी। न्यूट्रल होता है। इसको कितने भी सालों साल तक आप डालते रहो, जमीन की जो प्रॉपर्टी उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसीलिए ये मृदा की भौतिक संरचना को खराब नहीं करता है। क्लियर। इसीलिए इसको कहा जाता है किसान खाद या सोना खाद। इस चीज को ध्यान रखना, ये उदासीन नेचर का होता है। इसमें आप अगर देखोगे तो आप यहाँ पर क्या नाम क्या लिखते हो इसका, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो इसमें ये जो है ये इसका अमोनिकल फॉर्म है NH4+, क्लियर। और ये जो नाइट्रेट है NO3, क्लियर, माइनस। ये दोनों फॉर्म में इसके अंदर आपको नाइट्रोजन मिलती है। इस चीज को ध्यान रखना, क्लियर। तो ये हम लोगों ने फर्टिलाइजर्स के बारे में थोड़ा यहाँ पर स्टडी किया है। एक और ध्यान रखना, कभी कभी वो पूछ लेता है कि कौन सा उर्वरक है जो विस्फोटक होता है। तो सबसे ज्यादा जो विस्फोटक, वैसे तो अधिकतर उर्वरक सब विस्फोटक होते हैं, लेकिन एक उर्वरक ऐसा है जिसका उपयोग सबसे ज्यादा जो है वो बम बनाने के लिए विस्फोटक के रूप में किया जाता है। तो वो कौन सा है, वो है अमोनियम नाइट्रेट, क्लियर, NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट जो फर्टिलाइजर होता है ये कैसा होता है, तो ये विस्फोटक, क्लियर, ब्लास्टिंग फर्टिलाइजर होता है। ये मॉइस्चर से क्या करता है, रिएक्शन करके क्या करता है, बम जैसा ब्लास्ट हो जाता है, क्लियर। तो इसको बिल्कुल भी आपको गीली या नम जगहों पर स्टोर नहीं करना है। कभी कभी उल्टा घुमा के पूछ लेता है कौन से फर्टिलाइजर को नमी युक्त जगहों पर संग्रहित नहीं करना चाहिए। तो आप सीधा बता सकते हो कि अमोनियम नाइट्रेट को। आया ना समझ में, क्यों, क्योंकि ये विस्फोटक उर्वरक होता है, क्लियर। तो ये हम लोगों ने फर्टिलाइजर से रिलेटेड कुछ यहाँ पर ये पढ़े। अच्छा, यूरिया का आप मेरे को बताओ, यूरिया का अगर आपको यूज करना है, क्लियर, तो फर्टिलाइजर के यूजेस आपको पता है। तो यूरिया का अगर आपको उपयोग करना है तो यूरिया के प्रयोग करने की सबसे बेस्ट मेथड कौन सी है। आप उसको सॉइल एप्लीकेशन करोगे, फोलियर एप्लीकेशन करोगे, मींस फोलियर स्प्रे करोगे, या फिर क्या करोगे, डीप प्लेसमेंट करोगे, कैसा देना चाहते हो। यूरिया का सबसे ज्यादा उपयोग पौधा कैसे कर सकता है, आया ना समझ में। तो आप मेरे को चैट सेक्शन में बताओ भैया कि यूरिया का सबसे अच्छा जो यूज है, प्रयोग है, वो कैसा है। आया ना समझ में, बताओ फटाफट। वर्मा जी ने बताया फोलियर स्प्रे, क्लियर, हाँ बिल्कुल सत्य बात है। फोलियर स्प्रे मतलब पर्णीय छिड़काव, आया ना समझ में, पर्णीय छिड़काव ये पूछा जाता है, क्लियर। पर्णीय छिड़काव इसका सबसे बेस्ट यूज मेथड होता है। अगर आपको यूरिया देना है तो खेत में मिट्टी में देने के बजाय क्या करो इसका, तो इसका जो सॉल्यूशन बनाया जाता है वो 2 से 4% क्या करते हैं, इसको डाइल्यूट, इसका सॉल्यूशन बनाया जाता है विलियन, क्लियर। और इसका क्या करते हैं, इसको पंप में भर के क्या करते हैं, पौधों पर छिड़काव करते हैं। कारण क्यों, क्योंकि अगर आप जमीन में डालोगे तो जमीन में भैया आपने जैसे मान लो किसी खेत में अगर यूरिया को डाला जमीन में, जैसे गेहूं में डाला, तो आप देखोगे कि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में होती है, और नाइट्रेट फॉर्म में होने के कारण क्या होगा भैया, सॉरी, यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है वो कौन से फॉर्म में होती है, एमाइड फॉर्म में। और एमाइड फॉर्म में अगर ये नाइट्रोजन है तो प्लांट तो नाइट्रोजन नहीं ले पाएगा, प्लांट को तो नाइट्रेट फॉर्म में चाहिए, गेहूं को। तो क्या होगा कि एमाइड फॉर्म से पहले ये काय में बदलेगा, अमोनिकल फॉर्म में जाएगा, अमोनिकल फॉर्म से फिर ये किस में जाएगा, नाइट्राइट फॉर्म में, नाइट्राइट से फिर किस में जाएगा, नाइट्रेट फॉर्म में। काफी टाइम लग जाएगा, क्लियर। और तब तक मैक्सिमम जो नाइट्रोजन है वो पानी में घुल के क्या हो जाएगा, लीच हो जाएगा। तो इसके बेटर मेथड ये है कि आप अगर इसका फोलियर स्प्रे करते हो, पत्तियों पर अगर छिड़काव करते हो, तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट देखोगे। क्यों, क्योंकि पत्तियां डायरेक्ट क्या करती है, यूरिया की जो नाइट्रोजन होती है एमाइड फॉर्म में, वो डायरेक्ट एमाइड फॉर्म में ही क्या करती है, अंदर ले लेती है, बदलने की जरूरत नहीं होती पत्तियों को, क्लियर। तो ये यूरिया का सबसे अच्छा स्प्रे जो प्रयोग होता है वो होता है फोलियर स्प्रे। तो फोलियर स्प्रे के लिए आपकी सांद्रता ध्यान रखना भी है 2 से 4% होनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर सांद्रता होगी तो पत्तियां जलने लग जाएगी, इस चीज को ध्यान रखना, क्लियर। सामान्य फसलों के लिए 2 होती है, और जो बड़े फल वाले वृक्ष होते हैं उनके लिए आप 4% तक का घोल यूज कर सकते हो। लेकिन जनरली अगर 2 और 4 अलग आंसर है तो फिर आपका 2 करेक्ट रहेगा, क्लियर, ध्यान रखना। तो ये हमने फर्टिलाइजर्स के बारे में कुछ यहाँ पर डिस्कस किया है। आप लोगों ने आंसर भी सही दिया है, बिल्कुल बढ़िया। इसका मतलब आप लोग स्टडी कर रहे हो साथ में, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज
यूज्ड फॉर सर्टिफाइड सीड, प्रमाणित बीजों के लिए निम्न में से कौन से रंग का टैग उपयोग किया जाता है? क्लियर? तो आप लोग बताओ फटाफट, कौन से कलर का टैग यूज करेंगे हम? बैगनी, लाल, नीला या सफेद? किसके लिए उपयोग करना है हमको? तो यहां पर हमको उपयोग किसके लिए करना है? तो आपका सर्टिफाइड सीड। कौन सा सीड? सर्टिफाइड मीन्स प्रमाणित बीज। क्लियर? तो प्रमाणित बीज के लिए कौन सा टैग उपयोग करेंगे? फटाफट बताओ आप लोग। चलो अब हम इसका एनालिसिस करते हैं। क्लियर? तो यहां पर हम एनालिसिस करते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के हमने यहां पर कलर लिखे हैं, इसमें से आपको बताना है कि सर्टिफाइड सीड के लिए कौन सा आपका जो टैग होता है। क्लियर? तो सबसे पहले आपका जो आंसर लिखा है बैगनी। क्लियर? बैगनी मींस वॉयलेट या पर्पल। क्लियर? तो पर्पल कलर किसके लिए यूज करते हैं? क्लियर? तो पर्पल कलर का ध्यान रखना भैया, ये जो पर्पल है, पर्पल मींस बैगनी कलर। क्लियर? तो बैगनी कलर किसके लिए जनरली यूज होता है? तो ये होता है रजिस्टर्ड सीड। क्लियर? रजिस्टर्ड बीज। क्लियर? जो रजिस्टर्ड सीड होता है, जिसको हमारे भारत में नहीं लिया जाता है, आया ना समझ में? हमारे यहाँ कौन से लेते हैं? पंजीकृत बीज लेते हैं, मीन्स सर्टिफाइड सीड लेते हैं। क्लियर? तो बैगनी कलर का जो होता है वो रजिस्टर्ड बीज के लिए कलर होता है। आया ना समझ में? इस चीज को ध्यान रखना। दूसरा आप अगर देखोगे यहां पर, तो दूसरा आपका जो है लाल। क्लियर? तो लाल जैसा तो कोई कलर यहां पर लिया ही नहीं जाता है। आया ना समझ में? इसको हटा दो। किसी भी प्रकार के बीज के लिए हम लाल वाला रंग नहीं लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो होता है ब्लू। ब्लू मीन्स नीला। तो यहां पर जो सर्टिफाइड सीड है, प्रमाणित बीज, इसके लिए हम कौन से कलर का टैग लगा होता है बीज की थैली पर? तो वो होता है नीला टैग। ये आपका करेक्ट आंसर होता है। क्लियर? फिर आता है सफेद। तो सफेद जो होता है वो आधारीय बीज जो होता है। कौन सा बीज? आधारीय बीज। क्लियर? उसके लिए कौन सा उपयोग करते हैं? तो वो सफेद या व्हाइट टैग का उपयोग किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर? तो आपका आंसर कई लोगों ने ब्लू वाला आंसर दिया, वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? सही है। यहां लाल वाले को तो हटा ही दो भैया, लाल वाले का उपयोग किसी भी प्रकार के टैग के रूप में नहीं किया जाता। अब चूंकि यहां पर बीज की बात हुई है, तो बीज जनरली जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर? कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के बीज यहां पर होते हैं। मैं एक एक बीज के बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहला जो बीज होता है वो होता है न्यूक्लियस सीड। क्लियर? कौन सा बीज होता है? न्यूक्लियस सीड, जिसको केंद्रक बीज भी आप कह सकते हो। आया ना समझ में? तो न्यूक्लियस सीड ध्यान रखना भैया। न्यूक्लियस सीड जो होता है, जिसको केंद्रीय बीज या केंद्रक बीज कहा जाता है। क्लियर? इसमें आप किसी भी प्रकार का जो टैग है, किसी भी प्रकार के टैग का उपयोग नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर? ब्रीडर सीड के, न्यूक्लियस सीड के अंदर किसी भी प्रकार का कोई सा टैग जो होता है उसका उपयोग नहीं होता है। और ये जो बीज होता है, ये जो रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं, क्लियर, जो रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं, जो खोज करते हैं, वो साइंटिस्ट क्या करते हैं? सबसे पहले इसको बनाते हैं। ये इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, और रिसर्च साइंटिस्ट जो होते हैं, जो अलग अलग रिसर्च या जो अनुसंधान संस्थान है, वहां पर इसकी रिसर्च करके इसको खोजा जाता है। तो इसको न्यूक्लियस सीड कहा जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई टैग नहीं लगा होता। आया ना समझ में? और ये होता है 100% प्योर। कैसा बीज होता है? 100% प्योर, चाहे वो फिजिकली या फिर जेनेटिकली। क्लियर? मीन्स चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो जेनेटिकली हो, दोनों रूप से अगर आप देखो तो ये कैसा बीज होता है? ये 100% प्योर होता है। क्लियर? और सबसे कम मात्रा में होता है, सबसे शुद्ध बीज होता है। क्लियर? इसमें किसी भी प्रकार का कोई सा टैग यहां पर नहीं होता है। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये आपका पहला सीड होता है न्यूक्लियस सीड। दूसरा आपका जो बीज होता है वो ध्यान रखना। क्लियर? तो सेकंड वाला जो सीड आता है वो आपका कौन सा होता है? वो होता है ब्रीडर सीड। क्लियर? इसको प्रजनक बीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रजनक बीज। क्लियर?
ब्रीडर सीड की हम बात करते भैया, ये जो ब्रीडर सीड होता है, ये जो ब्रीडर होते हैं, क्लियर, न्यूक्लियस सीड से इसको तैयार करते हैं। ये सेकंड वाला सीड है, तो न्यूक्लियस सीड जो तैयार हो गया, इससे फिर सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, ब्रीडर सीड को तैयार किया जाता है। ये भी साइंटिस्ट के द्वारा ही तैयार किया जाता है, अलग अलग अनुसंधान से जो संस्थान होते हैं वहां पर ही इसको तैयार किया जाता है। और ब्रीडर सीड जो होता है ये लगभग, क्लियर, आप इसको क्या बोलोगे, लगभग, क्लियर, ये 100% क्या होता है, प्योर होता है। मीन्स लगभग आप बोल सकते हो 100% भी हो सकता है, या 100% से थोड़ा सा कम हो सकता है। और इस पर जो टैग होता है वो होता है गोल्डन येलो टैग, क्लियर, कौन सा टैग होता है, गोल्डन येलो, आया ना समझ में, हल्का सुनहरा पीला, आया ना समझ में, इसको क्या बोलोगे, सुनहरा पीला टैग। ये किस पर होता है, ब्रीडर जो सीड होता है इस पर होता है। ये किसकी संतति है, तो ये न्यूक्लियस सीड की संतति है। सबसे पहले न्यूक्लियस सीड होता है, उससे जो दूसरा तैयार होता है वो होता है ब्रीडर सीड। इसमें लगभग 100% प्यूरिटी होती है, क्लियर। और इसमें अगर देखो तो इसकी थैली पर कौन सा टैग लगा होता है, तो ये गोल्डन येलो टैग लगा होता है। फिर नेक्स्ट आपका जो आता है ब्रीडर सीड के बाद में जो थर्ड आता है, क्लियर, तो तीसरा आपका जो आता है वो है फाउंडेशन सीड, क्लियर। फाउंडेशन सीड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आधारीय बीज, क्लियर, आधारीय बीज होता है जिसको फाउंडेशन सीड कहा जाता है। अब फाउंडेशन सीड जो होता है इसकी जो प्यूरिटी होती है, क्लियर, ध्यान रखना, इसकी प्यूरिटी होती है मोर देन 99%, 99% से अधिक इसकी क्या होती है, प्यूरिटी होती है, क्लियर। दूसरा अगर आप देखो तो इसकी जो प्यूरिटी होती है, क्लियर, अनुवांशिक जो प्यूरिटी होती है, जेनेटिकली जो प्यूरिटी होती है, जेनेटिकली जो प्यूरिटी होती है वो होती है 99.5 से लगा के 99.9%, क्लियर, मीन्स 99% से इसकी जो जेनेटिकली प्यूरिटी होती है वो ज्यादा होती है। दूसरा ये भी ध्यान रखना, इसकी जो फिजिकल प्यूरिटी होती है, फिजिकल प्यूरिटी, क्लियर, तो फिजिकल प्यूरिटी जो होती है, भौतिक शुद्धता, वो कितनी होती है, मोर देन 98%, कितनी होती है, मोर देन 98%, 98% से अधिक, क्लियर। तो ये होता है आपका फाउंडेशन सीड। और इस पर जो टैग लगा होता है वो कौन सा टैग होता है, तो वो आपका व्हाइट टैग इस पर लगा होता है। इस चीज को ध्यान रखना। ये किससे तैयार किया गया है, तो ये ब्रीडर सीड से तैयार किया गया आपका बीज होता है, क्लियर। नेक्स्ट आपका जो आता है, अब फाउंडेशन सीड से कौन सा सीड बनता है, तो फाउंडेशन सीड से जो बनाया जाता है वो कौन सा होता है, वो होता है रजिस्टर्ड सीड, क्लियर। रजिस्टर्ड सीड, क्लियर। रजिस्टर्ड सीड क्या है, वो फाउंडेशन सीड से तैयार किया जाता है। और जो रजिस्टर्ड सीड होता है, इस रजिस्टर्ड सीड की जो प्यूरिटी होती है, क्लियर, ये कम होती है, 99% से इसकी जो प्यूरिटी होती है वो कम होती है। और इस पर जो टैग होता है, वो टैग ध्यान रखना भैया, इस पर जो टैग होता है वो आपका होता है पर्पल। कैसा होता है, पर्पल टैग होता है। या फिर कहीं कहीं पर अगर आप देखोगे तो इस पर ऑरेंज का भी उपयोग किया जाता है, पर्पल या ऑरेंज, इन दोनों टैग में से कोई सा टैग आपको कहां पर मिलेगा, रजिस्टर्ड सीड के अंदर मिलेगा। लेकिन भारत में ये सीड नहीं लिया जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। 5 प्रकार के बीज होते हैं, उसमें से जो रजिस्टर्ड सीड होता है वो भारत में नहीं लिया जाता, इस चीज को आप ध्यान रखना, क्लियर। नेक्स्ट जो होता है वो होता है लास्ट, 5वां जो होता है, जो किसानों को दिया जाता है, वो होता है सर्टिफाइड सीड। कौन सा सीड, सर्टिफाइड सीड, जिसको पंजीकृत बीज कहा जाता है, क्लियर। ये जो बीज होता है इसकी शुद्धता कम होती है, क्लियर, इसकी शुद्धता सबसे कम होती है, लगभग 95% और 98-95 के बीच में इसकी शुद्धता होती है। और ये जो सर्टिफाइड सीड होता है, इस पर कौन सा टैग लगा होता है, तो वो सब आप बता चुके हो, ब्लू कलर का टैग लगा होता है। और फार्मर्स को ये दिया जाता है, किसको देते हैं,
फार्मर्स जो होते हैं, किसानों को फसल उगाने के लिए सर्टिफाइड सीड दिया जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखना भैया, ये सीड के बारे में आपका जो है 5 प्रकार के ये आपके बीज होते हैं। अब इसमें अगर हम देखते हैं ये जो 5 प्रकार के बीज हैं, इसके अलावा भी बीज के बारे में कुछ चीजें ध्यान रखना। क्लियर? आपने इसका नाम सुना होगा NSC, नेशनल सीड कारपोरेशन। क्लियर? तो नेशनल सीड कारपोरेशन, ये कई बार आपको क्वेश्चन पूछा है। NSC नेशनल सीड कारपोरेशन की स्थापना कब हुई है? 1963 में। ये सन ध्यान रखना। भारतीय बीज निगम, नेशनल सीड कारपोरेशन, इसकी स्थापना ध्यान रखना भैया कब हुई है? 1963 में। दूसरा जो है वो जो सीड एक्ट बना, क्लियर? तो भारत के अंदर जो सीड एक्ट, क्लियर, ये कब बना? तो सीड एक्ट बना कब? 1966 में। क्लियर? कब बना? यह पारित हुआ, मींस जो सीड एक्ट वाला जो बिल है वो संसद से कब पारित हुआ? तो 1966 में ये सीड एक्ट पारित हुआ है। लेकिन ये लागू कब हुआ? फोर्स में कब आया? तो सीड एक्ट जो लागू हुआ, क्लियर, तो कब लागू हुआ? 1969। कब? 2 अक्टूबर 1969 को ये क्या हुआ था? लागू हुआ था। तो ये कुछ ईयर्स हैं, इसके बारे में भी आप क्या करना? ध्यान रखना। क्लियर? तो ये सीड के बारे में हमने काफी कुछ जानकारी यहाँ पर आपसे शेयर की है। आप लोगों ने भी काफी कुछ जानकारी बिल्कुल चैट सेक्शन में एकदम सटीक लिखी है। इसका मतलब आप लोग स्टडी कर रहे हो। क्लियर? फालतू नहीं बैठे हो। बढ़िया, अच्छा काम है ये, पढ़ते रहो। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके लिए अगला क्वेश्चन जो लेके आते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आंसर देने की कोशिश करना भैया, भगना मत इधर उधर। क्लियर? सेब को आमतौर पर खालिस्तान के अंतर पर लगाया जाता है। एप्पल इज नॉर्मली प्लांटेड एट ए स्पेसिंग ऑफ। क्लियर? सेब को सामान्य रूप से कितने स्पेस पर लगाया जाता है? ये बताओ आप लोग आंसर फटाफट। हाँ, तो आप में से अधिकतर लोगों ने डी वाला आंसर दिया है, किसी ने सी वाला आंसर भी दिया है। क्लियर? तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है, वो करेक्ट आंसर आपका जो है वो है सी। क्लियर? कौन सा आंसर करेक्ट है? सी वाला आंसर आपका करेक्ट है। क्लियर? नॉर्मली जो है वो एप्पल को जो लगाया जाए वो 4x4 मीटर पे लगाया जाता है। इसका ये नॉर्मल प्लांटिंग स्पेस होता है। कहीं कहीं पर ये 6x6 पर भी लगाते हैं, लेकिन नॉर्मली अधिकतर जो है वो सेब का जो बगीचा होता है वो 4x4 मीटर पे ही लगाया जाता है। क्लियर? अब अगर आपको ये वाला आंसर क्लियर हो गया है तो आप बताओ 1 हेक्टेयर में कितने प्लांट्स आना चाहिए? क्लियर? 1 हेक्टेयर में एप्पल या सेब के कितने पौधे आएंगे? आप लोग बताओ, मुझे आंसर दो। क्लियर? 1 हेक्टेयर में सेब के कितने पौधे आएंगे? फटाफट बताओ। 4x4 मीटर पे हम लोग एप्पल को लगाते हैं, तो बताओ यहां पर आपका जो रहेगा वो 1 हेक्टेयर में कितने पौधे आपके लगेंगे एप्पल के? यहां पर जो प्लांट पॉपुलेशन आपको काउंट करना है, प्लांट पॉपुलेशन। क्लियर? प्लांट पॉपुलेशन काउंट करने के लिए एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है? एरिया। क्लियर? काय में? स्क्वायर मीटर में, अपॉन प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग एंड रो टू रो। क्लियर? ये आपको मैंने फार्मूला दिया है, आप लोग फटाफट बताने की कोशिश करो। ये फार्मूला मैंने आपको दे दिया है, प्लांट पॉपुलेशन इज इक्वल टू एरिया अपॉन प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इनटू रो टू रो डिस्टेंस। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे, आपको पता होना चाहिए 1 हेक्टेयर में कितना एरिया होता है? 10,000 स्क्वायर मीटर ये एरिया होता है। तो आप यहाँ पर 10,000 स्क्वायर मीटर ये आपका हो गया, अपॉन प्लांट टू प्लांट कितना है? 4 मीटर इंटू 4 मीटर। ये मीटर मीटर से स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। अब आपका जो बचा है 10,000 अपॉन, तो आप इसको डिवाइड कर लो। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे, या फिर आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा भी करना है। ये जैसे 2 और ये कितना हो गया आपका 5,000, फिर ये 2 तो कितना हो गया? ये आपका हो गया 2500। क्लियर? फिर आप क्या करोगे? फिर 4 से इसको भी डिवाइड कर दो। क्लियर?
कितना हो जाएगा, कितना आ रहा है आंसर, ये 25,000 आ गया। 25,000 के बाद फिर इससे कैंसिल करोगे आप, ये तो आपने 4 से कैंसिल किया, फिर आप इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका लगभग 1250। क्लियर, ये 2 बार फिर आप इसको कैंसिल करोगे तो लगभग आपका आ जाएगा 625 प्लांट। क्लियर, तो कितने आएंगे, लगभग 625 प्लांट आपके आएंगे 1 हेक्टेयर में। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 625। क्लियर, तो 1 हेक्टेयर में लगभग जो है आपके कितने आ जाएंगे, समथिंग वमथिंग नहीं उमेश जी, 10,000 कहाँ से लग जाएंगे, 4 × 4 पे लगाओगे तो 625 प्लांट आपके बैठेंगे। क्लियर, तो ये चीज को ध्यान रखना। तो यहाँ पर ध्यान रखना इस फॉर्मूले को। क्लियर, तो ये तो आपका था एप्पल के लिए। अब मैं कुछ चीजों के लिए आपको यहाँ प्लांट स्पेसिंग बताता हूँ। क्लियर, तो याद रखना भैया, जैसे आम और कटहल, ये जो प्लांट होते हैं इनको 10 × 10 मीटर पे लगाया जाता है। इस चीज को ध्यान रखना, आम और कटहल जो होते हैं इनको 10 × 10 मीटर पे लगाया जाता है। क्लियर, मैं क्वेश्चन पूछूंगा अभी आप लोगों से, आप लोगों को आना चाहिए। आंवला, खजूर और चीकू जो होता है, आंवला, खजूर और चीकू, क्लियर, इनको जो लगाया जाता है 8 × 8 मीटर पे लगाया जाता है। अच्छा, ये आम जो है, ये आम का मैं एक इधर लिखता हूं। क्लियर, यहां ले लेता हूं। आम का जो एक आम्रपाली किस्म है, ये चीज ध्यान रखना, कौन सी किस्म, आम्रपाली। क्लियर, किस्म। क्लियर, ये सघन, उच्च सघन रोपण, उच्च सघन रोपण, क्लियर, जिसको बोलते हैं हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए बेस्ट है। इसके लिए अगर देखो तो आप 2.5 × 2.5 मीटर पे क्या करते हो, आप प्लांटिंग करते हो। क्यों, क्योंकि ये किचन गार्डनिंग के लिए सबसे बेस्ट वेराइटी होती है। तो इसका ध्यान रखना भैया, जो आम्रपाली वेराइटी आम की, वो हाई डेंसिटी प्लांटिंग मींस पास पास लगाने के लिए सबसे बेस्ट वेराइटी होती है। तो आम की जो, अगर आम का आए तो 10 × 10 मीटर, लेकिन अगर आम की आम्रपाली किस्म आए तो फट से समझ जाना भैया ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग या उच्च सघन रोपण के लिए सबसे बेस्ट किस्म होती है। ये किचन गार्डनिंग के लिए भी सबसे बेस्ट किस्म होती है। घर के आसपास भी आप अगर आपने किचन गार्डन बना रखा है तो वहां पर भी आप इसको आराम से लगा सकते हो। तो वहां इसका स्पेसिंग होता है 2.5 × 2.5, 2.5 × 2.5 मीटर। तो इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर, तो ये स्पेशली इसके लिए है। दूसरा नेक्स्ट आपका जो आता है, इतना समझ में आया आपको, नेक्स्ट आपका जो है अमरूद, नींबू और बेर। क्लियर, अमरूद, नींबू और बेर। क्लियर, इनके लिए स्पेसिंग ध्यान रखना, इनके लिए होता है 6 × 6 मीटर। ये अमरूद, नींबू और बेर। और अमरूद का तो भैया बिल्कुल जो है ना बहुत मोस्ट टाइम पे पूछा हुआ है, बार बार पूछता है अलग अलग एग्जाम में कि अमरूद के लिए क्या स्पेसिंग होता है और 1 हेक्टेयर में अमरूद के कितने प्लांट आएंगे। तो अगर स्पेसिंग आपको पता है तो आप प्लांट पॉपुलेशन भी इजीली क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर, इसके बाद जो आता है अनार। अनार का स्पेसिंग थोड़ा सा कम होता है। क्लियर, अनार के लिए जो स्पेसिंग होता है वो होता है 5 × 5 मीटर, 5 × 5 मीटर पे अनार को जनरली लगाया जाता है। इसके बाद आता है आपका अंगूर है, केला है और पपीता। अंगूर, केला और पपीता। क्लियर, ये जो लगाया जाता है ये जनरली 1.82 × 1.822 मीटर स्पेसिंग पे इसको लगाया जाता है। लेकिन यहां अगर पपीता की बात कर रहे हैं तो पपीता का मैं एक इधर लिख के बताता हूं आपको। पपीता की जो पूसा नन्हा किस्म है, कौन सी, पूसा नन्हा किस्म। क्लियर, ये भी उच्च सघन रोपण के लिए अच्छी किस्म होती है, मींस हाई डेंसिटी प्लांटिंग। हाई डेंसिटी प्लांटिंग मींस अभी मैंने बताया उच्च सघन रोपण के लिए ये किस्म यहाँ पर बेस्ट होती है। और इसको लगाया जाता है 1.25 × 1.25 मीटर पे, 1.25 × 1.25
मीटर पे इसको क्या करते हैं, लगाया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना भैया, इसका पूछा जाता है, पूसा नन्ना, पपीता की किस्म है, पपाया। क्लियर? तो ये चीज आप ध्यान रखना। फिर फालसा और करोंदा का भी ध्यान रखना। जो फालसा, क्लियर, और करोंदा, इसके लिए जो जनरली होता है 3 गुणा 3 मीटर। क्लियर? तो ये स्पेसिंग ध्यान रखना। क्लियर? ये स्पेसिंग क्या करना, आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आम जो है, आम या मैंगो, क्लियर, 1 हेक्टेयर में आम के कितने पौधे लगाए जा सकते हैं? बताओ आप फटाफट। मैंने स्पेसिंग आपको बता दिया है, फार्मूला आप चाहो तो फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। क्लियर? मैं यहां पर और आपको लिख के एक बार बता देता हूं फार्मूला क्या है। तो फार्मूला है प्लांट पॉपुलेशन इज इक्वल टू एरिया, काय में बताना है, स्क्वायर मीटर में, हेक्टेयर में नहीं, और स्पेसिंग प्लांट टू प्लांट इनटू रो टू रो। बताओ आप लोग, कैलकुलेट करके बताओ भैया। आम के कितने पौधे आएंगे? वासुरे जी 500। गड़बड़ कर दिए। हाँ, वैष्णवी राजा परमार, इन्होंने बताया 100 प्लांट्स। क्लियर? बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपको 10 बाय 10 पे लगाना है तो सीधा आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होता है, अपॉन 10 इंटू 10। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 100। क्लियर? 100 प्लांट्स क्या करेंगे हम लोग? सौरभ तिवारी 1000 कहां से आ गया? 1000 नहीं आएगा, 100 आएगा। क्लियर? तो 100 प्लांट से होंगे 1 हेक्टेयर में, किसके? आम के। क्लियर? इसी प्रकार अगर मैं आपको बोल दूं तो सभी का आ गया आंसर। हाँ, सब लोगों ने बढ़िया आंसर दिया है, 100 प्लांट होंगे। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं अमरूद का बोलूं, ये अमरूद, क्लियर, अमरूद का बताओ भैया, अमरूद का 1 हेक्टेयर में कितने प्लांट आएंगे? फटाफट बताओ, आप कैलकुलेट करो, आपके पास जो है पेन और कॉपी है, फटाफट कैलकुलेशन करके बताओ। बताओ क्या हो गया? वही 10,000 स्क्वायर मीटर अपॉन 6 इंटू 6 कर लो। हाँ, भाग नहीं देते बन रहा होगा, डिवाइड नहीं करते आ रहा है। तो सीधी सी बात है, आप यहां चेंज कर दोगे 10,000 स्क्वायर मीटर अपॉन 6 इंटू 6। क्लियर? स्क्वायर मीटर, ये कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर आएगा 277 प्लांट्स। क्लियर? आप कैलकुलेट करके देखना, 277 प्लांट लगभग आएंगे। 276 पॉइंट कुछ आएंगे, तो पॉइंट में तो प्लांट नहीं लगा सकते आप। क्लियर? तो कितने प्लांट आएंगे? लगभग 277 पौधे आपके रहेंगे, वो अमरूद के 1 हेक्टेयर एरिया के अंदर आपके 277 पौधे आएंगे। क्लियर? तो आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको घर पे बैठ के आराम से बिल्कुल हर किसी को कैलकुलेट करके आंसर निकालना। तो ये चीज ध्यान रखना, अमरूद जो है वो जनरली 6 गुणा 6 मीटर पे लगाया जाता है। इसके अलावा आपका यहाँ पर जो आंसर था वो आप सभी को पता चल गया है, 4 इंटू 4 मीटर, ये आपका करेक्ट आंसर होता है। आशीष अहिरवार जी ने बोला है, बोले 277। हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 277। वासुरी जी ने भी बताया 277। क्लियर? 277 होता है। बहुत बढ़िया। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर बताने की कोशिश करना। क्लियर? Which of the following erosion is characterized by the presence of finger-like structure? निम्न में से कौन सा अपरदन उंगली की संरचनाओं की तरह मौजूद होता है? क्लियर? तो आप फटाफट इसका आंसर बताने की कोशिश करो भैया। चलो ठीक है, अब हम आंसर निकालते हैं। देखो, पहले मैं आपको समझाता हूँ, आप खुद बोल दोगे कि सर क्या आंसर मेरा क्या गलत है या सही आंसर है। क्लियर? आप खुद ही बता दोगे। क्लियर? तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले जो जलीय मृदा कटा होता है, मतलब पानी से जो मृदा कटा होता है, इसकी 5 स्टेप होती है। कौन कौन सी स्टेप होती है? तो फर्स्ट स्टेप जो होती है इसकी, वो होती है, हाँ, स्फ्लैश इरोजन। पहली जो इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है स्फ्लैश इरोजन। क्लियर? स्फ्लैश इरोजन क्या होता है भैया? आपने देखा होगा कि जैसे ही पानी की बूंद गिरती है, मान लो ये जमीन है, जमीन पर जैसे ही पानी की बूंद गिरी, बारिश का पानी गिरा, तो आप देखते हो वहां पर गड्ढा हो जाता है। क्लियर? गड्ढा होने से यहाँ के जो कण है वो दूसरी ओर क्या हो जाते हैं? छिटक जाते हैं। इसी को कहा जाता है स्फ्लैश इरोजन।
तो जलीय मृदा कटाव की जो पहली अवस्था है, फर्स्ट स्टेप होती है, वो है स्प्लैश इरोजन, जिसको अपस्फुटन मृदा कटाव कहा जाता है। तो कई बार तो यही क्वेश्चन पूछा है कि जलीय मृदा कटाव की पहली अवस्था कौन सी होती है। तो पहली अवस्था जो होती है वो है स्प्लैश इरोजन होती है। क्लियर, ये चीज सबको क्लियर हो गया। तो जैसे ही पानी का बूंद जमीन पर गिरा तो आपने देखा होगा भैया, कभी कभी हल्की बारिश होकर निकल जाती है, और आप अगर खेत के साइड जाते हो तो आप देखते हो कि जमीन पे जगह जगह गड्ढे दिखते हैं। केवल हल्की एकदम आया, बारिश आया, पानी आया और निकल गया। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जगह जगह गड्ढे दिखते हैं। क्यों दिखते हैं वो गड्ढे? क्योंकि वहां पर पानी की बूंद गिरी और गिरने से वहां के कण छिटक गए हैं। इसी को कहा जाता है स्प्लैश इरोजन। तो ये जलीय मृदा कटाव की फर्स्ट स्टेप होती है। क्लियर, समझते जाना। दूसरी स्टेप क्या होती है? इसके बाद जस्ट दूसरी स्टेप, अगर बारिश बंद नहीं होगी और बारिश कंटिन्यूअस चलती रही तो दूसरी स्टेप जो आती है वो होती है शीट इरोजन। क्लियर, कौन सी होती है? शीट इरोजन। शीट इरोजन ये सेकंड स्टेप होती है और इसको कहा जाता है भैया अदृश्य मृदा कटाव। इसको परतदार मृदा कटाव कहा जाता है। मतलब अगर बारिश नहीं रुकी, बारिश होती रही, तो आप देखोगे कि मृदा के ऊपर, मिट्टी के ऊपर जो लूज सॉइल होती है, मतलब ढीली मिट्टी होती है, वो पूरी की पूरी क्या होगी? वो बह जाएगी। और उपजाऊ होती है, वो फर्टाइल सॉइल होती है, मीन्स अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, और वो पूरी की पूरी पानी में घुलकर क्या होती है? खेत से बाहर बह जाती है। क्लियर, तब हम इसको क्या बोलते हैं? शीट इरोजन। इसको अदृश्य मृदा कटाव भी कहा जाता है। कौन सा? अदृश्य, मतलब अनविजिबल सॉइल इरोजन। क्लियर, तो ये दूसरा होता है शीट इरोजन। इसके बाद भी अगर बारिश बंद नहीं हुई, तो बारिश अगर बंद नहीं हुई तो तीसरा आता है रिल इरोजन। कौन सा आता है? रिल इरोजन। क्लियर, तो रिल इरोजन जो होता है, इसको रिल इरोजन ही कहा जाता है भैया। क्या नाली वाली कुछ ऐसा बोलते हैं इसको। रिल इरोजन क्या होता है? अब आप देखोगे कि अगर बारिश अभी भी नहीं रुकी तो शीट इरोजन के बाद में लगातार अगर बारिश होती रही तो आप देखोगे कि खेत में क्या हो जाती है? बारीक बारीक उंगली जैसी नालियां बन जाएगी, आड़ी टेढ़ी। आए ना समझ में? किसके जैसी? उंगली जैसी नालियां बन जाएगी। उसको कहा जाता है रिल इरोजन। तो आपका जो आंसर है, क्लियर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, तो ये आपका आंसर आएगा रिल इरोजन। आए ना समझ में? तो आप में से जिनने भी बी वाला आंसर बोला है वो भैया इनकरेक्ट है, गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? वो है रील इरोजन। रील इरोजन मतलब खेत में रील, आपने देखा है वो पहले आप जैसे वो टेप में चलाते थे कैसेट, एक पतली रील होती थी। क्लियर, उस टाइप की उंगली जैसी क्या है, आपको खेत में देखोगे तो जगह जगह इधर उधर बहुत सारी आपको बारीक बारीक नालियां दिखेगी। क्लियर, उसी को कहा जाता है रील इरोजन कहा जाता है। तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो है रील इरोजन। क्लियर, अब देखना आगे। अगला जो चौथा स्टेप होता है, अगर मान लो बारिश अभी भी नहीं रुकी, क्लियर, अभी भी अगर नहीं रुकी बारिश, तो नेक्स्ट आपका चौथा स्टेज आता है वो है गली इरोजन। कौन सा आता है? गली इरोजन। अब यहां पर क्या होगा? अगर लगातार वहां से पानी बहता रहा उस रील से, उंगली जैसी रचना से, तो पानी बहते बहते एकदम चौड़ा क्या बन जाएगा? एकदम नाली जैसा बन जाएगा, गली जैसा बन जाएगा। क्लियर, लगातार अगर वहां से हर साल अगर उस रील में से पानी बहता रहा, आपने उसको रिपेयर नहीं किया, वहां से पानी के बहाव को नहीं रोका, तो क्या होगा? वहां से लगातार पानी बहने से वहां एक गली जैसी संरचना बन जाएगी। क्लियर, वो गहरी भी होगी और थोड़ी चौड़ी भी होगी, नदी से छोटी संरचना। आया ना समझ में? ये गली इरोजन जो होता है ना, ये जलीय मृदा कटाव का सबसे डेंजर स्टेप है। क्लियर, ये इतना डेंजर है कि अगर एक बार अगर मान लो गली इरोजन हो गया तो वो जमीन आपके किसी काम की नहीं होती। और यही समस्या जो है, ये समस्या कहाँ देखने को मिली है गली इरोजन की? तो ये है भिंड और मुरैना। क्लियर, भिंड मुरैना से कोई है? भिंड मुरैना जिले के अंदर आपने देखा है वो पान सिंह तोमर और ये जो आपने बहुत सारे दस्युए डाकुओं का वो देखा होगा। क्लियर, तो वहां पर गली इरोजन के कारण ही वो बीहड़ बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है कि गली इरोजन की समस्या सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में कहां पर है? तो वो है भिंड और मुरैना जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये समस्या सबसे ज्यादा नोट की गई है, सबसे ज्यादा देखी गई है। इस चीज को ध्यान रखना, ये है गली इरोजन।
अब भी अगर आप वो वहां से अगर पानी का बहाव लगातार होता रहा गली इरोजन में से भी, उस गली के अंदर से भी, तो आप देखोगे कि नेक्स्ट जो स्टेप आ जाएगी वो है 5th स्टेप, जिसको कहा जाता है स्ट्रीम बैंक इरोजन। क्या हो जाएगा? स्ट्रीम बैंक इरोजन, मतलब क्षुद्र सरिता कटाव। अब वो जो आपका गली जैसा था वो धीरे धीरे क्या बन जाएगा? एक छोटी नदी का रूप ले लेगा। इसको कहा जाता है स्ट्रीम बैंक इरोजन। क्लियर? तो ये जलीय मृदा कटाव जो होता है वो 5 स्टेप में होता है। क्लियर? तो अलग अलग ध्यान रखना भैया, यहां से क्या क्या क्वेश्चन आता है। तो यहां से पहला क्वेश्चन आता है कि जलीय मृदा कटाव का पहला जो स्टेप है वो क्या है? तो स्प्लैश इरोजन होता है, मतलब मृदा कणों का छिटकना। क्लियर? जैसे ही पानी की बूंद गिरेगी वहां से मृदा कण छिटक जाएंगे और एक गड्ढा हो जाएगा। अगर मान लो स्प्लैश कटाव नहीं रुका, पानी और गिरता रहा, तो आप थोड़े समय बाद देखोगे कि पूरी की पूरी खेत की शीट जो है, ऊपर की जो लूज सॉइल होती है, जो उर्वर मृदा होती है, फर्टाइल सॉइल होती है, वो पतली परत पूरी की पूरी खेत से बह जाएगी, जिसको कहा जाता है शीट इरोजन। या आप अगर बोलो तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि जलीय मृदा कटाव की कौन सी अवस्था को अदृश्य मृदा कटाव भी कहा जाता है, इनविजिबल सॉइल इरोजन। तो वो होता है शीट इरोजन। इसमें उर्वर मृदा जो फर्टाइल सॉइल है वो पूरी की पूरी आपके खेत से बह जाती है, और किसान जब खेत में जाता है तो उसको बिल्कुल वहां पर वो शीट पता ही नहीं चलता कि खेत से उर्वर मृदा बह गई है, पूरी ऊपर की शीट बह गई है। इसलिए इसको अदृश्य मृदा कटाव भी कहा जाता है। अगर शीट इरोजन नहीं रुका तो आप देखोगे अगला आता है रील इरोजन। अब खेत में लगातार पानी और भी अगर गिरता रहा, शीट बह गई पूरी की पूरी, अब देखोगे तो खेत में उंगली जैसी आपको नालियां मिल जाएगी, बारीक बारीक की, लाइक ए फिंगर, ये इस टाइप से आया ना समझ में। तो उसको कहा जाता है रील इरोजन। क्लियर? अगर वहां से रील से लगातार पानी बहता रहा तो वो थोड़ा बड़ा आकार ले लेगी। क्लियर? जिसको कहा जाता है गली इरोजन। और गली इरोजन मृदा कटाव की सबसे खतरनाक अवस्था होती है, सबसे डेंजर स्टेज यही है। और ये स्टेज के कारण आपने देखा है भिंड मुरैना में वो पूरा बीहड़ बन गया है। फिर अगर गली इरोजन को नहीं रोका गया तो धीरे धीरे वहां से पानी बहता रहेगा, दोनों साइड से मिट्टी कटती रहेगी और क्या बन जाएगी? एक नदी बन जाएगी, जिसको स्ट्रीम बैंक इरोजन कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, जितेंद्र वासुरे ने बोला है चंबल का क्षेत्र। क्लियर? तो यह होता है जलीय मृदा कटाव के प्रकार। क्लियर? तो आप ध्यान रखना, अब अगर क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज मत होना। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो देखते हैं हम। हाँ, फेरोमोन ट्रैप का उपयोग खालिस्तान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। बताओ भैया आप लोग, फेरोमोन ट्रैप जो होता है उसका उपयोग किसको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? बताओ फटाफट आंसर। तो ध्यान रखना भैया, जो मेल इंसेक्ट होता है, क्लियर, मीन्स नर कीट होता है। क्लियर? नर कीट को नियंत्रित करने के लिए क्या करते हैं? फेरोमोन ट्रैप का उपयोग किया जाता है। और ये जो फेरोमोन ट्रैप होता है ये क्या है? तो ये कीट नियंत्रण का कौन सा मेथड है? तो ये केमिकल मेथड है। कौन सी मेथड है? केमिकल मेथड, मीन्स रासायनिक विधि है। आया ना समझ में? इसमें क्या करते हैं? केमिकल का उपयोग करते हैं। वो केमिकल की एक गोली ऐसी होती है, उसको क्या करते हैं? प्लास्टिक का एक डिब्बा बना होता है जिसके नीचे वाले हिस्से में कटोरा जैसा बना होता है, नीचे वाले हिस्से में पानी भरा रहता है, ऊपर गोली रखने की जगह होती है। वो गोली को रख दिया जाता है और रस्सी से खेत के एक मेड़ पे या बीच में कहीं पर भी लकड़ी के डंडे पर उस डिब्बे को लटका दिया जाता है। आपने देखा होगा अधिकतर जो कुकुरबिटेसी फैमिली की जो सब्जियां लगाते हैं, जैसे कद्दू लगाया, गिलकी लगाया, करेला लगाया, या फिर आपका तरबूज है, खरबूज है, ये वाले खेत में आपने देखा होगा ये अधिकतर डिब्बों का उपयोग किया जाता है। तो ये क्या होता है भैया? इसमें एक गोली होती है फेरोमोन। फेरोमोन मीन्स सुगंध। क्लियर? तो सुगंध के द्वारा क्या करते हैं? कीट को आकर्षित करते हैं। वो जो सुगंध निकलती है वो एक प्रकार के केमिकल से निकलती है। तो ये जो फेरोमोन ट्रैप होता है ये केमिकल मेथड होती है इंसेक्ट कंट्रोल की। क्लियर? तो ये चीज को ध्यान रखना। अच्छा, इससे कौन सा कीट नियंत्रित होता है? तो ये ध्यान रखना भैया, नर पतंगा या मेल मोथ बोलो या मेल इंसेक्ट बोलो, एक ही बात है। नर कीट को या नर पतंगे को नियंत्रित किया जाता है। क्यों?
क्योंकि नर कीट अगर मान लो आपने क्या किया, पूरे खेत में से अगर नर कीट को अगर नष्ट कर दिया, मतलब आपके आसपास का जो एरिया है वहां से अगर आपने क्या किया, नर इंसेक्ट या मेल इंसेक्ट को क्या किया, अगर कंट्रोल कर लिया, तो यहां पर आप देखोगे कि नर इंसेक्ट मरने से क्या होगा भैया, नर इंसेक्ट मादा जो कीट होता है उससे प्रजनन क्रिया नहीं कर पाएगा। आया ना समझ में? और अगर मादा से प्रजनन क्रिया नहीं करेगा तो मादा अंडे नहीं देगी, क्लियर? और अगर अंडे नहीं देगी तो अगली उसकी जो जनरेशन है, उसका जो मल्टीप्लिकेशन है, गुणन है उस कीट का, वो नहीं हो पाएगा, मतलब उसकी संख्या नहीं बढ़ पाएगी, उस कीट की संख्या आपके जो खेत में वो संख्या बढ़ेगी नहीं, कंट्रोल हो जाएगी। तो इस प्रकार क्या करते हैं कि यहां पर इंसेक्ट का पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो मेल इंसेक्ट जो होता है इसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, एक लकड़ी का डंडा होता है, इस लकड़ी के डंडे पे एक रस्सी से ऐसा गोल डिब्बा जो है बांधा होता है, और यहाँ पर कीट को अंदर जाने के लिए यहाँ पर छेद होते हैं। साथ ही यहाँ फेरोमोन ट्रैप या एक गोली रखने की जगह होती है, ये केमिकल की जो गोली होती है फेरोमोन ट्रैप की, क्लियर? इसको यहाँ रख देते हैं, तो इससे लगभग 20 से 30 मीटर का जो एरिया, ये भी कई बार पूछा है, फेरोमोन ट्रैप का जो आप इफेक्ट होता है वो कितना होता है, तो 20 से 30 मीटर का जो एरिया होता है, इतनी दूर तक इसकी जो सुगंध है वो फैलती है। और इसकी जो सुगंध होती है वो कैसी होती है, जो मादा के शरीर से जो सुगंध आती है उसी टाइप की सुगंध इससे निकलती है। और इसकी और क्या होता है, तो ये सुगंध को लेकर जो नर कीट होता है वो आकर्षित होता है और घूमते घूमते क्या होता है, इससे अंदर जाता है। यहाँ खुशबू थोड़ी ज्यादा होती है, इसमें नीचे क्या भरा होता है, पानी। जैसे ही ये यहाँ पर नर कीट अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद वो अंदर के अंदर घूमता हुआ इसमें गिर जाता है और यहीं पर वो मर जाता है। इस प्रकार क्या किया आपने, नर कीट को क्या कर लिया, यहाँ पर कंट्रोल कर लिया। तो नर कीट को कंट्रोल करने पर मादा कीट से वो प्रजनन क्रिया नहीं हो पाएगी, जिससे मादा कीट अंडे नहीं दे पाएगी और जो इंसेक्ट की पॉपुलेशन है, संख्या है, वो कंट्रोल हो जाएगी, क्लियर? तो इस प्रकार यहाँ पर आपने देखा ये फेरोमोन ट्रैप का उपयोग किया जाता है, क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना भैया, 20 से 30 मीटर का जो दायरा होता है, व्यास होता है, पेरीमीटर होता है, उसके चारों ओर आप देखोगे तो इसकी सुगंध बहुत तेज फैल जाती है, क्लियर? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि जो मेल इंसेक्ट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, फेरोमोन ट्रैप का उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस करने के लिए इस क्वेश्चन को भी डाला है। ये अलग अलग एग्जाम में पूछा है भैया, पीएटी में भी पूछा है, अभी आरयू की एग्जाम हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन डाला गया था, क्लियर? तो काफी बार ये पूछा है अलग अलग एग्जामों में, इसलिए आप इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस कर लेना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। बाकी ये फेरोमोन ट्रैप का इन सभी से कोई उपयोग नहीं है। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है कि स्टिकी टेप भी होता है। स्टिकी टेप जो होता है, स्टिकी ट्रैप, क्लियर, जिसको चिपचिपा ट्रैप बोलते हैं, ये चिपचिपा ट्रैप का उपयोग जनरली आप कहां पर देखा होगा, तो आम के अंदर, आम में जो मिली बग होता है, कौन सा, मिली बग, ये वाला जो इंसेक्ट होता है, जो रस चूसक कीट होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, तने पर 2 से 3 फीट की ऊंचाई पर तने पर क्या करते हैं, कोई सा चिपचिपा पदार्थ, तो उसमें तेल मिलाकर क्या करते हैं, वो तने पर लगा देते हैं, जिससे ये मिलीबग बारीक बारीक मच्छर टाइप का होता है, ये क्या होता है, तने पर जाके चिपक जाएगा और चिपकने के बाद ये वो जो फल है उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो आम में मिलीबग को नियंत्रित करने के लिए आप क्या करते हो, स्टिकी या चिपचिपे ट्रैप का उपयोग करते हो। इसके अलावा भी जैसे लाइट ट्रैप भी होता है, तो लाइट ट्रैप आपने देखा होगा बारिश में, तो बारिश में जैसे घरेलू डोमेस्टिक यूज के लिए इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। घर के बाहर जो हेलोजन या बड़ा लाइट लगा होता है, वहां पर देखते हैं कि बारिश के समय बहुत सारे इंसेक्ट इकट्ठे होके आ जाते हैं। तो ऐसे ही आप चाहो तो खेत में भी क्या कर सकते हो, बारिश के समय इंसेक्ट को कंट्रोल करना है तो आप बड़ा सा लाइट लगा दो और उसके नीचे एक थाला बना दो, वहां आप क्या करो, पानी डाल के उसमें केरोसिन डाल के उसको चालू कर दो, तो बहुत सारे जो कीट पतंगे हैं वो लाइट के चारों ओर घूमते घूमते थककर जब गिरते हैं नीचे, तो वो पानी और केरोसिन के जो सॉल्यूशन उसमें डूबने से वो मर जाएंगे। तो ये लाइट ट्रैप भी उपयोग किया जाता है, तो ये चीज ध्यान रखना भैया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है, हाँ, इज द
क्विकेस्ट मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन की सबसे तेज विधि कौन सी है? पादप प्रजनन की सबसे तेज विधि कौन सी है? तो पादप प्रजनन की सबसे तेज और सबसे फास्ट जो मेथड है वो है म्यूटेशन। कौन सी है? म्यूटेशन। क्लियर? म्यूटेशन क्या होता है, पहले तो आपको इसको समझना होगा कि म्यूटेशन होता क्या है। क्लियर? तो म्यूटेशन होता है किसी जीव की आनुवंशिक संरचना, या फिर आप जिसको बोलते हो जीन में अचानक बदलाव करना। क्लियर? कोई सा भी जो जीव होता है उसके जीव में उसके जो आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, उसमें क्या करते हैं, एकदम से क्या कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं। जैसे अभी आपने कोरोना के बारे में बहुत सुना होगा कि बोलो ये डबल म्यूटेंट आ गया है, ट्रिपल म्यूटेंट आ गया है, तो ये क्या दिक्कत है? तो भैया ये क्या होता है कि किसी भी जीव के शरीर में जाने के बाद ये जो इसका आपका कोरोना का जो मैसेंजर आरएनए होता है, क्योंकि भैया वायरस के अंदर तो जनरली जेनेटिक मटेरियल डीएनए तो होता नहीं है, क्या होता है, आरएनए होता है। तो ये किसी भी जीव के अंदर जाने के बाद में क्या करता है, उस जीव के कुछ खंडों को अपने साथ जोड़ लेता है और एक नया प्रकार का क्या करता है, आरएनए बना लेता है। तो इसी को कहा जाता है म्यूटेशन। तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है फास्ट अगर पादप प्रजनन की कोई सी मेथड है तो वो कौन सी है, वो है म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान रखना भैया। और उत्परिवर्तन में जनरली कुछ केमिकल्स का भी उपयोग करते हैं, कुछ रेडिएशन या विकिरण का भी उपयोग किया जाता है। तो रेडिएशन में ध्यान रखना भैया, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है म्यूटेशन में सबसे ज्यादा जो उपयोग होने वाली जो विकिरण है वो कौन सी है, तो वो है एक्स रेज। मीन्स एक्स किरणों का सबसे ज्यादा म्यूटेशन में उपयोग किया जाता है। और एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो एक्स किरणों की खोज की थी रोंटजन ने। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना, एक्स किरणों की खोज किसने की थी, वो की थी रोंटजन। क्लियर? रोंटजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। कई लोग इसका जो आंसर है वो मूलर बोलते हैं, मूलर नहीं है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी, वो रोंटजन ने की थी, लेकिन मूलर का भी इसी से संबंध है। तो एक्स रेस का सबसे पहले जो है म्यूटेशन में जो उपयोग किया है फसलों में, वो किसने किया है, तो वो किया है मूलर ने। मूलर ने सबसे पहले जो एक्स किरणें थी इनका उपयोग फसलों में म्यूटेशन के लिए किया था। आया ना समझ में? लेकिन एक्स किरणों की खोज किसने की, तो वो रोंटजन ने एक्स किरणों की खोज की है। ये चीज आपको कंफर्म होनी चाहिए। तो ठीक है, बाकी जो इसके जो आंसर्स हैं या इसके बारे में ये जो क्वेश्चन है इसका डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कल मिलते हैं 8:30 बजे फिर अगेन। क्लियर? और नए कुछ क्वेश्चंस हम फिर डिस्कस करेंगे। आप में से कई लोगों ने बी वाला आंसर दिया है। क्लियर? परिचयन क्या होता है भैया, जैसे आप मेरे से अभी चैट में परिचय कर रहे हो ना कि कहाँ से हो, कैसे हो, बस ऐसे ही क्रॉप में भी होता है। इंट्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है, किसी नए क्षेत्र में ऐसी भैया अगर मान लो किसी नए क्षेत्र में किसी ऐसी फसल को या किसी ऐसी किस्म को ले जाकर आप लगाओगे जहाँ पर वो फसल या वो किस्म पहले से नहीं लगाई जाती थी। क्लियर? अगर वहाँ ले जाकर आप किसी को नए तरीके से इंट्रोड्यूस करवाओगे मतलब तो उसको हम कहेंगे इंट्रोडक्शन या परिचयन या पूरा स्थापन। आया ना समझ में? तो ये चीज ध्यान रखना। जैसे मान लो एक उदाहरण में देखता हूँ कि भैया हमारे यहाँ मूंगफली पहले नहीं था। क्लियर? जब पुर्तगाल आए थे, क्लियर, 16वीं सदी में जब पुर्तगाल आए थे भारत में व्यापार करने के लिए, तब क्या वो अपने साथ मूंगफली के बीजों को लेकर आया और भारत से क्या करवाया, उनको इंट्रोड्यूस करवाया। मतलब भारत में पहले मूंगफली की खेती नहीं होती थी। क्लियर? तो मूंगफली जो है वो क्या है, इंट्रोड्यूसिंग क्रॉप है, मतलब परिचयन क्रॉप है। तो किसी भी क्षेत्र में ऐसा क्षेत्र जहां पर अगर कोई वैरायटी या कोई सी फसल अगर पहले से नहीं उगाई जा रही है, वहां पर वो नहीं पाई जाती है, और दूसरी जगहों से ले जाकर वहां पर उस फसल को उगाना या वो उस किस्म को उगाना, इसी को कहा जाता है परिचयन। क्लियर? दूसरा आप इसका डेफिनेशन ये भी ध्यान रखना, ये भी परिचयन है। दूसरा, अगर कोई सी जंगली या वाइल्ड वैरायटी अगर कोई सी फसल की है, उस वाइल्ड वैरायटी या जंगली वैरायटी को भी अगर आप लाकर खेत में लगाते हो, उसकी खेती करते हो, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, उसको भी परिचयन कहेंगे।
जैसे आजकल बाबा रामदेव जी जो है वो एलोवेरा की खेती करवा रहे हैं, आए ना समझ। वैसे एलोवेरा क्या है, वो जंगली प्लांट है, पहले जंगलों में उगता था, अब धीरे धीरे हमने क्या किया, उसकी खेती करना शुरू कर दी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंट्रोडक्शन। चलो ठीक, तो आप सभी लोगों को धन्यवाद और सब लोगों से विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर कल इसी समय पर। अच्छा, आप में से जो नया व्यक्ति जुड़ा है वो क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करो और अपने मित्रों, अति मित्रों, परम मित्रों, क्लियर, जो भी हैं सबको क्या करो, वीडियो को शेयर करो। तो ठीक है, आप सभी लोगों को जय हिंद, मिलते हैं कल इसी समय।